Assalamualaikum. My name is Tahrim Abbas from Desert Rose Psyches. Today the topic of discussion is modern theory of friction. What is modern theory of friction? According to modern theory, friction is due to intermolecular forces of attraction between the surfaces in contact. When two surfaces are put together, the actual area of contact is very less than the apparent area of contact. इट मीन्स डैट कि मॉडर्न थ्योरी हमें बताती है कि दो बॉडीज़ के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन किस सिचुएशन में प्रोड्यूस होता है? तब जब दो बॉडीज़ जो हैं वो एक्चुअल कांटेक्ट में होती हैं और ये दो बॉडीज़ जो हैं ये आपस में पहले इंटरलॉक्ड होती हैं। आप देखें कि गाड़ी है और आदमी धक्का लगा रहे हैं तो आदमियों का जो प्रोजेक्शन है वो कार पर हो रहा है, तो कार का जो एरिया है या एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पर आदमी और कार, इन दोनों बॉडीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्चुअल कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पर लॉक्ड हो जाएंगे। इसीलिए एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा और दोनों बॉडीज़ के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। किस वजह से करीब आ जाएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से करीब आ जाएंगे। और जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों सरफेस को वेल्ड कर देंगे, आपस में इन्हें जोड़ देंगे और इस वजह से रिलेटिव मोशन भी रुक जाती है, रिलेटिव मोशन का अमल भी रुक जाता है और तब हमारे पास प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन। तो ये थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। ये सारा जो प्रोसेस है ये वजह है फ्रिक्शन के पैदा होने की। इन टॉपिक ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन सम पॉइंट्स जो कि क्लियर करेंगे। इनमें फर्स्टली है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो हर वो फोर्स जो मोशन को अपोज करती है फ्रिक्शन कहलाती है। सो माइक्रोस्कोपिक फ्रिक्शन मीन कि फ्रिक्शन वर्क कैसे करती है। जब दो बॉडीज़ के दरमियान रिलेटिव मोशन होती है तो फ्रिक्शन आता है और रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट कर देता है। ये हमें बताती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा हिस्ट्री में आए तो देखेंगे आप कि एक जर्मन फिजिस्ट अर्नेस्ट एबी ने इसकी बुनियाद रखी थी। एबी थ्योरी का आगाज़ ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को फोकल प्लेन में मौजूद कंडेंसर होता है, ये एयर कंडीशनर्स या हीट पंप वगैरह का बैरूनी हिस्सा होता है जो कि मौसम के लिहाज से या तो गर्मी को स्टोर करता है या फिर मतलब कि उसे खारिज करता है। तो इस कंडेंसर की मदद से कन्वर्जेंट रे तब बनती है जब मुख्तलिफ कोनों से या मुख्तलिफ प्लेसेस से जो रेज होती हैं वो आ रही होती हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर वो सारी रेज आहिस्ता आहिस्ता आती, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट पर सब आकर मिलती हैं। तो वो पॉइंट पर जिस पर आकर मिलती हैं वहाँ पर जो रे बनती है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट रे। तो यही बताया जा रहा है कि द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन द माइक्रोस्कोप वाज फाउंडेड इन 1873 बाय द जर्मन फिजिस्ट अर्नेस्ट एबी। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द एबी थ्योरी इज दैट objects in the focal plane of the microscope are illuminated by convergent light from a condenser। ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन की छोटी सी एक जो एग्जांपल है। अब देखिए कि बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हमारे हाथों की हथेलियाँ बिल्कुल प्लेन हैं, पर दरअसल जब हम अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं तो हमारे पास इन दोनों हाथों के दरमियान फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है। तो यही क्वेश्चन है कि हाउ फ्रिक्शन एग्जिस्ट एंड हाउ फ्रिक्शन एक्ट। तो इसी का जवाब मिलेगा अब आपको कि मतलब कि माइक्रोस्कोपिक बेसिस से हम इन्हें देखेंगे और फाइंड करेंगे कि हाउ फ्रिक्शन एक्ट। एवरी सरफेस इज रफ, इवन सरफेसेस दैट अपीयर टू बी हाईली पॉलिश्ड कैन एक्चुअली लुक क्वाइट रफ व्हेन एग्जामाइंड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इस सारी यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है। बज़ाहिर जो सरफेस हमें स्मूथ नज़र आ रही होती हैं वो स्मूथ नहीं होती हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ रफनेस पाई जाती है और लाजमन होती है। एवरी सरफेस इज रफ, इवन कि जो सरफेस बज़ाहिर हमें पॉलिश दिखाई दे रही होती हैं उनको भी जब माइक्रोस्कोप के मुताबिक देखा जाता है तो उनमें भी रफनेस पाई जाती है। सम सरफेस आर मोर रफ देन अदर्स, जो कुछ सरफेस होती हैं वो दूसरी की निस्बत बहुत ज़्यादा रफ होती हैं।
उनको भी जब हम मतलब माइक्रोस्कोप के मुताबिक देखें या उन्हें देखा जाए तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रफनेस पाई जाती है, वो बहुत खुरदरी नज़र आती हैं, उनकी जो सतह होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें खुरदरापन पाया जाता है। अब आप फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहा है, मतलब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर रब कर रही है, ये देखें है ना, मतलब कि दीज इरेगुलरिटीज़ बम्प इनटू वन एंड अदर विच गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स, कि मतलब दो सर्फेसिस हैं जो कि आपस में, जिन्हें हम आपस में रब करवाते हैं। तो एक सरफेस है जिसमें कुछ रेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, एक है जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, तो ये आपस में मिलकर बम्प होकर लॉक्ड हो जाती हैं। तब हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इनको स्लाइड करवाना होता है। तो वो जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है जो हम अप्लाई करती हैं उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स राइज होती है। और सेकेंडली इन्हीं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो होते हैं कि ऊपर जब दोनों बॉडीज़ की जो रेगुलरिटीज़ हैं और इरेगुलरिटीज़ हैं ये बम्प कर जाती हैं तो यही कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं। और किस वजह से जो हैं और किस वजह से ये मतलब मजबूत हो जाते हैं? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और सेकंड पॉइंट इन मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इज है सरफेस कंटामिनेशन, रोल ऑफ सरफेस कंटामिनेशन। Friction depends partly on the smoothness of the contacting surfaces, a greater force being needed to move two surfaces past one another if they are rough than if they are smooth। तो है हमारे पास कि रोल ऑफ सरफेस कंटेमिनेशन क्या है? इट्स मेन सतह की आलूदगी का किरदार। पार्टली जो फ्रिक्शन है ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करती है, मतलब ये कि दो सरफेस जिनमें फ्रिक्शन को राइज करवाया जा रहा है इनकी सतह जो है, उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ है या नहीं, या फिर दो बॉडीज़ जो हैं या दो सरफेस जो हैं इनको आपस में रब करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुरदरी हो सकती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है रफनेस पाई जाती होगी, तो उनको आलूदा करके या किसी भी और तरीके से हम सरफेस के खुरदरेपन को फिल करके उसको हमवार करेंगे। तो ये थी सरफेस कंटेमिनेशन रोल। And the third point is effect of localized heating. As the temperature increases, the coefficient of friction has a greater variation. Except from the experimental results carried out at 100 degrees Celsius, the general tendency of the coefficient of friction is to decrease as the contact pressure increase. It's mean कि जब हम दो बॉडीज़ या दो सरफेस को रब करेंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी आएगा, टेम्परेचर का भी अमल दखल लाजमी है। तो जैसे जैसे हम बॉडीज़ को रगड़ेंगे, रब करेंगे तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। अगर रगड़ने में इंक्रीजिंग हो रही है तो जो टेम्परेचर है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर किए गए तजर्बाती नताइज के अलावा जो फ्रिक्शन है उसमें इंक्रीजिंग का जो रुझान है या कॉन्टैक्ट के दबाव में इंक्रीजिंग के साथ डिक्रीज़ कर जाता है टेम्परेचर। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कहते हैं चिकना चीज़ की जो होती है चिकनाई दो सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट को रेजिस्ट करती है। लुब्रिकेशन इज़ द कंट्रोल ऑफ फ्रिक्शन एंड वेयर बाय द इंट्रोडक्शन of a friction reducing film between moving surfaces in contact. The lubricant used can be a fluid, solid or plastic substances. Although this is a valid definition, it fails to realize all that lubrication actually achieves. तो lubricant मेन चिकनाई दो सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट को रेजिस्ट करती है और स्लाइडिंग या फ्रिक्शन को ख़त्म करती है। और दूसरी तरफ लुब्रिकेशन जो है ये इंट्रोड्यूस करती है एक नई चीज़ को जो कि इसकी ख़ुद की मोशन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पेश करती है। और ये जो नई बनने वाली चीज़ है ये चिकनाई को ये चिकना करने वाले की जो चिपकने की वजह से मज़ामत है, इसीलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए मुनासिब तेल या चिकनाई वगैरह के साथ अशिया को चिकना किया जाता है ताकि जो हरकत करने में मुश्किल हो रही है वो ख़त्म की जा सके। मतलब आप देखें कि जो है ना हमारे पास मिसाल के तौर पर साइकिल के पहियों में बाज़ दफ़ा चिकनाई ख़त्म हो जाती है तो उनकी मोशन में जो है डिस्टर्बेंस हो रही होती है बाज़ दफ़ा,
तो हम मतलब कि उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए ग्रीस या फिर ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये दरवाज़े होते हैं, दरवाज़े बहुत चिड़चिड़ाहट पैदा कर रहे हो तब वहाँ पे तेल वगैरह लगाया जाता है ताकि इनकी ये आवाज़ ख़त्म हो सके। तो इसी तरह और भी बहुत से औजार या मशीनरी वगैरह में लुब्रिकेशन का प्रोसेस किया जाता है ताकि जो है ना मतलब इसमें आसानी से मोशन हो सके, जो मोशन में रुकावट आ रही है वो ख़त्म हो। तो ये जो अमल है ये ज़्यादातर रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना उसमें मतलब अवेयर होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का इसमें इसीलिए ज़िक्र मतलब कि होता है कि बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन का अमल हम जो रोलिंग फ्रिक्शन जिन अशिया में हो रहा होता है या जिन व्हीकल्स में हो रहा होता है वहाँ पर जो है लुब्रिकेशन का अमल वहीं पर होता है। तो वहाँ पे रुकावट आ रही होती है जिसकी वजह से हम लुब्रिकेशन का प्रोसेस जो है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन लेट्स सपोज कि कोई बहुत बहुत भारी बड़ी चीज़ है, बॉडी है जिसको धकेलने या घसीटने से भी हम मतलब उसे मूव नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे वो कोई पहियों वाली ट्राली हो सकती है, मतलब कुछ भी ऐसी हेल्पिंग अथॉरिटी वगैरह हो सकती है जो कि उस भारी बॉडी को मूव करवाती है। तो उससे फ्रिक्शन जो है वो मतलब कि हो जाएगा, पैदा होगा। तो वो रोलिंग फ्रिक्शन ही होगा। रोलिंग फ्रिक्शन अब पहियों में रोलिंग फ्रिक्शन की तो मिसाल ही पहिए हैं। तो इसी तरह ये रोलिंग फ्रिक्शन का लुब्रिकेशन में ये किरदार है। तो टुडे द टॉपिक अब हमारा जो फ्रिक्शन का टॉपिक है ये एंड हो गया है। तो हम अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।